खैरियत जिंदगी। स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। क्रैश कोर्स के तीसरे वीडियो में हम आज आ चुके हैं और जैसा कि क्रैश कोर्स के जितने भी बच्चे दूसरा वीडियो देखा होगा उनको मालूम होगा कि आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया था। तो आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। सब कुछ समझेंगे एक एक करके, हर एक टॉपिक पे आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपसे पूछे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया इसे कहिए। दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहिए। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा और लास्ट है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। यह हो गया अभिक्रिया के प्रकार। अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा एक एक अभिक्रिया के उदाहरण को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद परिभाषा भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उदाहरण से समझते हैं। उपचयन जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपसे पूछे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसे दो अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। यानी दो अभिकारक मिलकर हमेशा एक उत्पाद बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा आपके वियोजन अभिक्रिया, इसका जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब क्या? यह वियोजन अभिक्रिया क्या करता है? एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा बड़ा खच्चर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया खच्चर के कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें जिसका पावर होता है ना वही जीतता है। पावर कहने का मतलब क्या हुआ? चलिए समझते हैं। देखिए यह क्या करता है, जैसे यहाँ पे दो अभिक्रिया है, जैसे ए और बी सी है। यहाँ पे अभिक्रिया क्या है तो बी और ए सी बना ले। कैसे? विस्थापन अभिक्रिया क्या करता है? जिसमें ताकत होता है ना वो दूसरे के साथ चला जाता है। जैसे देखिए ए क्या है? ये बीसी कमजोर है। मान लीजिए बीसी कमजोर है, यानी ये बी कमजोर है, तो इसको क्या कहेगा? तू हट जा, मेरे रास्ते से तू हट जा, हम जा रहे हैं सी के साथ मिलने। क्या? सी के साथ मिलने। तो बी को हटा देता है, ये खुद क्या करता है? विस्थापन कर लेता है। यहाँ पर देखिए बी को हटाकर और ए क्या कर लिया? अपना सी के साथ मिल गया। तो यानी विस्थापन क्या है? एक दूसरे को हटाकर उस जगह पे बैठना विस्थापन अभी क्या कहते हैं। यानी जिसमें ताकत होता है वही ना ऐसा कार्य कर सकता है। हम लोग कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें ताकत नहीं है। बी वाले में ताकत था, सॉरी ए वाले में ताकत था, तो ये क्या कि बी को अलग कर दिए और यहाँ पे खुद जाकर बैठ गए। तो ऐसा अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें ताकत होगा वो दूसरे के जगह पे जाकर बैठ रहेगा और उसको खुद अलग कर देगा। ठीक है, यह हमेशा जब अलग होगा तो किसी के साथ यह न रहेगा। जैसे देखिए बी सी के साथ है, लेकिन अलग हुआ तो हमेशा बी अलग हो गया और यह सी के साथ हो गया। यहाँ पे देखिए ए अलग है तो ए क्या हो गया? यह किसी के साथ जाकर मिल गया, न कि बी के साथ है। इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ए बी है, इधर क्या है? सी डी है और इधर क्या है? सी बी। तो सी बी देखिए हमारा क्या हुआ? आयन ए है जो क्या क्या आदान प्रदान कर लिया, यानी यह सी इसके साथ आ गया और यह इसके साथ आ गया। यानी यहाँ पे क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। जैसे ए पी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? सी बी बन गया। तो ए किसके साथ चल गया? यानी सी किसके साथ चला गया? तो ए के जगह पे चला गया। और देखिए डी क्या हो गया? ए के साथ विस्थापन कर लिया, यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो यहाँ पे आ गया। यानी इसमें क्या होता है? परिभाषा समझेंगे ना तो आपको बेहतरीन तरीका से यह समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा समझिए उदाहरण के तरीका से। पूरा यानी उदाहरण समझा दिए, समझिए परिभाषा हो गया। लेकिन कोई नहीं, आपको परिभाषा भी बताएंगे, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को समझिए। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया में ना ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। यानी ऑक्सीजन का वृद्धि कहने का मतलब जैसे कोई भी अभिकारक है ना तो उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। और उपचयन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी ऑक्सीजन का हरा
ह्रास होता है। कहने का मतलब अगर कोई अभिक्रिया तो उसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है यानी ह्रास होता है, कमता है, और इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। अब चलिए एक एक पॉइंट को लेते हैं और सबका परिभाषा समझते हैं। जब तक परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक हमको बेहतरीन तरीका से समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझने वाले बच्चे इतना ही में समझ गया होगा कि उनका ये अभिक्रिया क्या कहता है, बस इतना समझ गया होगा। क्रैश कोर्स है लेकिन कोई नहीं, आप सभी को एक एक करके सभी का परिभाषा बताते हैं ताकि आप लोग उतार ले। अगर इतना उतारना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने नोटबुक में उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं आपसे पूछे तो बड़ा ही आसान शब्दों में मैं आपको बता दिया कि दो अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद करते उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया में देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में लिया हो आपका कार्बन है गैस है और O है ऑक्सीजन है गैस है, जो अभिक्रिया किया तो बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, और यहाँ पे H2 गैस है ऑक्सीजन गैस है, जो अभिक्रिया किया तो H2O यानी जल बनाया। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर उष्मा का उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा का उत्पन्न होता है यानी उष्मा उत्पन्न होता है। अगर वैसे संयोजन अभिक्रिया में उष्मा का उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि देख लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, यानी उष्मा का यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो उष्मा का उत्पन्न हुआ ना तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपसे पूछ देता है, कभी कभी पूछेगा कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसलिए मैं लिखा दे जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्पन्न होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपसे प्रश्न आता है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब क्या, इसमें क्या होता है, उष्मा का है ना शोषण करता है, यानी इसमें उष्मा का उत्पन्न न होकर यह उष्मा का शोषण करता है। ठीक है, यह खुद अपने अंदर उष्मा को ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर समझ ले, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं आपसे पूछे तो लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल में आपको लिखा दिया, और जिसमें आपका गैस का यानी क्या होता है, गैस का यानी उष्मा का कह सकते हैं, उष्मा का आपका उत्पन्न होता है उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो अभिकारक अभिक्रिया करके अगर उष्मा का उत्पन्न कर रहा है, वो उष्मा उत्पन्न कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जो दो अभिक्रिया करके उष्मा का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, यानी खुद अपने अंदर वो ले रहा है, तो वैसे अभिक्रिया को कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अब हम पहला टॉपिक खत्म कर लिए, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं आपका वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार पढ़ लिए, दूसरा प्रकार कह रहा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पूछे तो आप क्या कहेंगे, वियोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं, अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें तत्व या यौगिक टूटकर छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, एक क्या है आपका अभिकारक है, एक अभिकारक है जो टूटता है तो क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। आपका एग्जांपल में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का टूटता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, गैस का निष्कासन हो रहा है। यहाँ पे दूसरा आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेगा, ये एमबीबीआई टॉपिक है, ये बहुत ही एमबीबीआई टॉपिक है। कभी कभी पूछ देता है उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय, यानी उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए लेड नाइट्रेट उष्मा का वियोजन कर रहा है, तो उष्मा का वियोजन कर रहा है तो ये क्या बना देता है, लेड ऑक्साइड अलग बना देता है और 4NO3+O, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपका एकल उत्पाद है, यानी आप समझिए अभिकारक कितना है, एक है, लेकिन यह टूटता है तो कितने, दो या दो से अधिक में। यहाँ पे दो भागों में बांट दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या 3 भागों में बांट दिया। एक बात याद रखिएगा, हमेशा वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक रहेगा, ठीक है, और वह जब टूटेगा ना तो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। अगर ऐसे अभिक्रिया जहां पर भी आपको दिख जाए उसे उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, यह पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे टॉपिक पे चलेंगे। चलिए अब हम विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार क्या कहता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है या किया जाता है,
विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं। जैसे देखिए एक तत्व यहाँ पे और हम ए अलग है, यानी ए अलग है, बीसी अलग है, लेकिन जब यह अभिक्रिया किया तो क्या किया, ए ताकतवर होने के कारण से यहाँ पे ताकतवर को बहुत देखा जाता है। ताकतवर तो कहने का मतलब जिसमें पावर होता है ना, वो क्या करता है, किसी न किसी चीज को, जैसे आप लोग लड़ाई करते होंगे तो लड़ाई में कौन लड़ाई करता है भाई, हम जैसे आदमी लड़ाई कर सकता है, हम जैसे आदमी तो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। यूट्यूब के लाइव चैट में देख लीजिए, कमेंट में देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, टेलीग्राम पे देख लीजिए, 2-4 बच्चे आते हैं गलिया कर चले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे से हम लड़ाई क्यों करेंगे भाई, मैं तो कमजोर हूं, मुझे नहीं लड़ने आता है, ठीक है, तो लड़ने जिसे आएंगे वही ना जाएगा लड़ाई करने। तो जो ताकतवर होते हैं वही जाते हैं किसी न किसी से लड़ाई करने, और अच्छे व्यक्ति होते हैं जो लड़ाई नहीं करते, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा अच्छे व्यक्ति कभी भी लड़ाई नहीं करते। अगर उसको थोड़ा सा कम भी जगह मिले, जैसे भाई भाई में भी होता है, तो कोई भाई बहुत ही ताकतवर होते तो वो क्या करते हैं, अपने यानी छोटे भाई का या बड़े भाई का हिस्सा छीन लेते, लेकिन वो क्या करते, जो हिस्सा छीनते, जिससे हिस्सा छीनते, मान लीजिए छोटे भाई से हिस्सा छीन ले, तो छोटे भाई अगर समझदार होंगे ना तो वो कहते हैं ठीक है चलो कोई नहीं, जितना मिला है उतना ही में हम रह लेंगे। तो अच्छे व्यक्ति लड़ाई नहीं करते, लेकिन ताकतवर व्यक्ति हमेशा वो अपने ताकत को आजमाते रहते हैं कि आज हम देखते हैं हमारे पास ताकत है, ये करेंगे वो करेंगे, तो उस बात को नहीं ध्यान देना है। लेकिन चलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ताकतवर व्यक्ति क्या करता है कि या तो तत्व हो या तो यौगिक हो, उसको क्या करता है, विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए बीसी एक साथ था, बीसी क्या था, एक साथ था, ये दोनों भाई एक साथ था, लेकिन एक का न रे, हम तुम दोनों को एक साथ न रहने देंगे, एक साथ न रहने देंगे, तो चलो यहां से भागो। तो क्या किया, बीसी को अलग कर दिया, कहा चलो तू बीसी अलग हो जा और हम सी के साथ मिलकर रहेंगे। तो ए ताकतवर था, यानी ताकतवर जो होगा वही विस्थापित कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि ताकतवर ही विस्थापित अभिक्रिया करता है, अन्यथा कोई नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था ना कि मैं ताकतवर नहीं हूं तो मैं कैसे लड़ाई करूं, 2-4 बच्चे गाली देकर चले जाते हैं यूट्यूब के कमेंट में, तो उससे लड़ाई करने जाओ भाई, या उसकी बातों पे ध्यान दो भाई, अपना काम से मतलब रखना है। जो करने वाले बच्चे करते हैं वो वैसे बच्चे को तो देखना ही नहीं है, वो जो बच्चे होते हैं बस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे है ना, जो बच्चे ऐसा कार्य करते हैं उसे यह बात समझ लीजिए कि उसे उसके मम्मी पापा का संस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अगर मम्मी पापा का संस्कार मिला रहता तो किसी टीचर को आकर लाइव चैट में गरियाकर नहीं जाते, या व्हाट्सएप पे या कहीं पे गरियाने वाले काम नहीं करते। तो ये हाल होता है। यहां पे कह रहा है कि विस्थापित कौन करेगा, तो ताकतवर हमेशा करेगा, याद रखिएगा, विस्थापित कौन करेगा, तो ताकतवर करेगा। लेकिन इसीलिए यहां पर यह पॉइंट बहुत ही एमबीबीए पॉइंट है, यहां पर मैं एमबीबीए लिख भी दिया हूं, क्यों लिखा हूं इसको समझिएगा। कह रहा है एक विस्थापन अभिक्रिया में केवल अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व को कम अभिक्रियाशील वाले तत्व प्रतिस्थापित करते। इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, आयरन यानी लोहा है, लेड नाइट्रेट है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो यह क्या होता है, अगर ऊपर मुंह है यानी ऊपर मुंह है तो क्या अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है, और नीचे मुंह है तो क्या यह कम अभिक्रियाशील वाले। यानी जैसे देखिए पोटेशियम, तो पोटेशियम सबको विस्थापित कर सकता है क्योंकि यह ताकतवर है। पोटेशियम क्या है, ताकतवर है, यह सबको विस्थापित कर सकता है। लेकिन सोडियम क्या, पोटेशियम को कभी भी यह विस्थापित नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिएगा, आपको यह पूरा याद करना पड़ेगा कौन विस्थापित कर सकता है। इसके लिए आपको इस पूरे को याद करने का पड़ेगा, यह काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर दिख रहा है तो बेहतर, और नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या कहते हैं वीडियो एडिट करते समय इसको लगा दूंगा ताकि आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी यह याद करना, जैसे गोल्ड है, सोना, गोल्ड, तो यह किसी को यानी विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील वाले खुद धातु होते हैं। तो इसको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में यानी आपके लिए एग्जांपल भी लिख ले, जैसे जिंक प्लस यानी कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट यह अभिक्रिया करता है तो कॉपर को अलग कर देता है, क्योंकि कॉपर क्या है, तो कॉपर ये देख लीजिए, कॉपर क्या है, यह कम यानी कम अभिक्रियाशील वाले धातु है। या लास्ट में यहाँ पे कॉपर, तो ये क्या है, ये कम है, तो इसको क्या कहता है, चल तू अलग हो जा। और जिंक क्या करता है, किसके साथ मिल जाता है, तो जिंक सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार से है ना, यानी किया जाता है। यानी जो ताकतवर रहता है वह किसी न किसी के साथ जाकर मिल जाता है, और जो कमजोर रहता है उसे हटा दिया जाता है। यह विस्थापन अभिक्रिया में इस प्रकार से होता है। तो यह आपका एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है उस पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे पहले ही बता दिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक आयन दूसरे के साथ जाकर मिल जाएगा, दूसरे आयन पहले के साथ आकर मिल जाएगा, यानी इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान कहने का मतलब क्या? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी मान लीजिए एक आयन है, सी डी आयन है, तो ए और सी बी और ए डी हो गया। तो यानी ए और सी क्या हो सकता है? हमारा कटायंस होगा, जो क्या की हमारा ए और सी क्या है? कटायंस। ए और सी कटायंस, और बी और डी क्या है? हमारा बी और डी हमारा एनायंस। तो यह क्या कि ए के जगह पर, ये ए के जगह पर सी आ जाएगा, तो ए के जगह पर हमने इधर क्या लिख दिया? सी लिख दिया, क्योंकि ए के जगह पर हमारा सी आ रहा है। यानी इसमें क्या होता है, किसी एक के साथ दूसरा आयन मिल जाता है और दूसरे के जगह पर बैठ जाता है, वो उसको साइड कर देता है। जैसे ए था, ए और बी, ए और बी, तो ए किसके जगह पे है? तो यहां पे देखिए सी को चेंज कर दिया, यानी सी ए के जगह पर किसको हम लिख सकते हैं? सी को लिख सकते हैं ना। तो हम क्या किए, बी को रहने दिए और सी को इधर लिख दिए। यहां पे देखिए सी डी था, सी डी था ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सी के जगह पर तो हम ए को भी लिख सकते हैं ना। तो हम क्या किए, यहां पे सी को, सी के जगह पर ए को लिख दिए। यानी इसमें यह बात को समझिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, इसमें ए और सी कटायंस है और बी और डी अनायंस, जो क्या कर रहा है? आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब चलिए हम समझते हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, जो हमारा क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की 5वें प्रकार हो जाएगा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एक ही साथ रहता है, लेकिन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तब मजा आएगा। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसमें इतना समझ लीजिएगा आप लोग कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? वैसे अभिक्रिया जो आयनों का आदान प्रदान करे, वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यह एक दूसरे के बगल में जाकर बैठ जाएगा, दूसरे पहले के बगल में आकर बैठ जाएगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग बेहतरीन तरीका से। तो चलिए अब हम उपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको ना रेडॉक्स अभिक्रिया समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज हम रेडॉक्स अभिक्रिया पर भी चर्चा करके इस वीडियो को एंड करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, देखिए क्लास को समझना और क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं ना, तो क्रैश कोर्स में हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, ना कि यह परिभाषा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको समझा दिया, उसके बाद परिभाषा लिखा रहा हूं। हालांकि परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हाँ, क्रैश कोर्स वैसे बच्चों के लिए भी होता है जो काफी ज्यादा कमजोर हो। तो कमजोर बच्चे कैसे समझेंगे? कमजोर बच्चों को जब तक परिभाषा न देंगे तब तक वो तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए परिभाषा लिखाना पड़ता है। ठीक है, तो कहेगा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम सबसे पहले ही बता दिए थे कि अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की, जैसे कोई यौगिक इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन किसी के अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन को वो लेता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहां पे लिखे कॉपर डाइऑक्साइड है और H2 है या हाइड्रोजन है, यह क्या कर रहा है? देखिए यहां पे उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यह जो कॉपर है, यह क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है, तो ऑक्सीजन को अंदर कर रहा है, ह्रास कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे अपचयन अभिक्रिया हुआ और यहां पे उपचयन में देख लियो, उपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्क्रिय, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ना H2 में, तो ये इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, एक बार फिर से समझिए। कहेगा आपसे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उपचयन अभिक्रिया आपसे पूछे तो कहेंगे अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे उपचयन अभिक्रिया हुआ। जैसे कोई यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, सॉरी ह्रास नहीं, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वहां पे उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन वो अपने अंदर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहां पे लिख दिए कॉपर डाइऑक्साइड है, जो हाइड्रोजन है, यह कर रहा है, तो यह देखिए अपचयन अभिक्रिया कैसे बना रहा है। अपचयन अभिक्रिया को समझिएगा, इसको यहां से यहां तक समझिए। यह क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है। यहां पे देख लीजिए ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है, ये अपने अंदर ले लिया। पता चल रहा है यहां पे ऑक्सीजन कहां गया? नहीं ना पता चल रहा। तो यह अपने अंदर यानी ऑक्सीजन का ह्रास कर
कर रहा है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन देखिए क्या कर रहा है, यानी O को यानी ऑक्सीजन को बाहर कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यह वृद्धि, यानी इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। अब समझिए, अब बहुत ही रोचक तत्व को समझना जरूरी है। रोचक तत्व यह समझना है कि देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं, आपसे पूछे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के मेल से बने तत्व या यौगिक को हम क्या कहेंगे, उप रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण यह हो गया। फिर भी चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, एक बार हम लिख कर भी पढ़ लेते हैं ताकि क्लास का व्यू बेहतरीन तरीके से हमें मालूम चल सके। लेकिन याद रखिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया के मेल को ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्रैश कोर्स कर रहे हैं आप, बहुत सारे को बच्चे को तो मालूम भी हो गया कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अगर दोनों मिलता है तो, ठीक है। चलिए फिर भी इसको मिटाते हैं। आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहुत परेशानी होता है, क्या बताएं, आप लोग कहते हैं लिख कर नहीं पढ़ाने के लिए, और लिख कर पढ़ाते हैं ना तो बेहतरीन रहता है। ऐसे में क्या बताएं, बहुत परेशानी होता है, काफी ज्यादा समय भी लगता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लिख लीजिए फिर भी। तो चलिए अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। बड़ा दिक्कत होता है यार, क्या बताएं, अकेले वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है, कोई हमारे साथ रहता नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है इस वीडियो बनाने में। लिख कर रहता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। कह रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तो लिखेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया अकेले नहीं होती, यानी कहने का मतलब क्या, उपचयन और अपचयन, ठीक है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अकेले नहीं होती है, यह साथ में होता है, और साथ में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए, क्या लिख दिए एग्जाम्पल में, फिर वही एग्जाम्पल आपको दे दिया। यहाँ पे अवकरण या ऑक्सीकरण, यानी अवकरण मतलब क्या होता है, अवकरण मतलब समझिएगा अपचयन, और ऑक्सीकरण मतलब क्या समझिएगा, उपचयन। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर क्या है, कॉपर डाइऑक्साइड है, यानी कॉपर और ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन है। तो यह क्या कर रहा है, कॉपर डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे देख लीजिए कॉपर डाइऑक्साइड सीधे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ह्रास कर रहा है। तो ह्रास कर रहा है तो इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया, यानी अवकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि कर रहा है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही कहा जाता है अवकरण या ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। कभी कभी आपसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग वहां पे चिंतित हो जाइए कि सर जी पढ़ाए हुए है, नहीं बाबा पढ़ाए हुए सर जी, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाए हुए। कभी कभी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया का भी परिभाषा लिख सकते हैं। यानी उपचयन अभिक्रिया पूछे, अपचयन अभिक्रिया पूछे, तो आप लोग अगर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया पूछे तो यह भी परिभाषा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं तो अलग अलग भी लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे तो आप लोग कहिएगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के मेल से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए हमें समझना है रेडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, उसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन के प्रभावों को लिखिए। तो आप लोग क्या लिखिएगा, उनके बचाव का, संचारण का, सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको फिर मिटाते फिर लिखते, बहुत दिक्कत है, क्या बताएं आपको, आज मैं परेशान हूं आज के इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। आप लोग कोई नहीं, उतार लीजिए। तो चलिए अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव समझते हैं, यानी दैनिक जीवन में क्या क्या कारण होता है। तो दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया का ऑक्सीकरण में अवकरण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवकरण होता है तो क्या होता है, संचारण। संचारण आपसे पूछे जाएगा, कभी कभी संचारण किसे कहते हैं यह भी पूछता है, कभी कभी रेडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव पूछे तो आपको यह सब लिखना पड़ेगा। लेकिन पूछ दे कभी कभी कि संचारण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे क्या, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संचारित हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, क्या होता है, लोहे जैसे मान लीजिए लोहे को खुले वायु में रखते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण यानी संयोजित करके क्या करता है, वो अपने ऊपर संचारित कर लेता है, जंग लग जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है, तो इसीलिए लिख दिया जंग। जंग भी कभी कभी पूछता है, जंग किसे कहते हैं। 2 नंबर के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सब रेडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन के प्रभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछे जंग किसे कहते हैं, लोहे की वस्तुओं को संचारण को जंग कहा जाता है, यानी लोहे की वस्तुओं के संचारण को ही क्या कहा जाता है, यानी
उसमें लोहे की, जैसे लोहे की वस्तु है उसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण से वो अभिक्रिया करके क्या करता है, उसमें जंग चढ़ा देता है, क्योंकि वो खुला वायु में रहा है, तो खुला वायु में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से वो संसारित होता, तो क्या कहते हैं, लोहे पे जंग चढ़ जाता है, तो लोहे पे जंग चढ़ना ही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। यानी उसके बाद संक्षारण का बचाव, यानी संक्षारण का बचाव, यानी जब संक्षारण हो गया तो इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे लोहा पर जंग लग गया तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो संक्षारण से बचाव के लिए 2-3 टॉपिक में याद रखिए। पहला टॉपिक है सतहों के ऊपर पाउडर चढ़ाकर, यानी जैसे ही कोई भी पेंटिंग चढ़ाकर, जैसे लोहा है तो लोहा पे हम कोई भी चीज का पेंटिंग चढ़ाकर उसे हम क्या कर सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। लोहे की वस्तु पर पेंटिंग चढ़ाकर, धातु की सतह पर तेल लगाकर, यानी लोहे की कोई भी वस्तु है या जिसपे जंग लग रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, तेल लगाकर भी हम जंग से बचा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे, सॉरी सब्जेक्टिव में सीधे पूछ देगा कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, लोहे या स्टील के वस्तुओं के लिए सुरक्षात्मक जस्ता की परत चढ़ाकर ताकि जंग से बचाया जा सके, यानी सुरक्षा के लिए लोहे हो या स्टील की वस्तुओं को हम सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, उस पे जस्ता की परत चढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यह रहा आपके इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया में दैनिक जीवन के प्रभाव में आते हैं। आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया जब पढ़िएगा तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी संसारण पूछे तो संसारण किसे कहते हैं यह भी लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। जंग किसे कहते हैं इसको लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। संसारण से बचाव का नियम पूछे कभी कभी तो आप यह तीनों नियम लिखना पड़ेगा। कभी कभी पूछता है गैल्वेनीकरण क्या है, तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण क्या, यानी लोहे या स्टील की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए, उसके सुरक्षा के लिए उस पर जंग न लगे उसे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जस्ता की परत चढ़ाते हैं जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यह हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब चलिए हम एक और छूट गया है, विकृत गंधिकता। ठीक है, विकृत गंधिकता से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसको कहा है छोड़े, इस चैप्टर को आज हम द एंड ही कर लेते हैं, तो विकृत गंधिकता को भी पढ़ लेते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यह सभी आपके कॉपी में रहना चाहिए, नोट रहना चाहिए, क्योंकि जब तक साइंस के आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में नोट नहीं कीजिएगा तब तो नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, नहीं तो 2-4 बार वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। तो चलिए अब हम विकृत गंधिकता समझते हैं। विकृत गंधिकता क्या होता है, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में अप्रिय हो जाते हैं। यानी कहने के बाद जो चीज हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में ना कुछ यानी वो हमारा अप्रिय हो जाता है। जिससे हम जिसका प्रिय रहते हैं, यानी हम उससे प्यार करते हैं, यानी वो हमारे लिए बेहतर रहता है, वो अप्रिय हो जाता है। अप्रिय कहने का मतलब कि स्वाद में या तो उसका परिवर्तन आ जाएगा या तो जो गंध से हमें प्यार था उस गंध में परिवर्तन आ जाएगा। अगर ऐसा भी क्रिया हो रहा है, ऐसा हवा के ऑक्सीजन द्वारा तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, तो हवा के ऑक्सीजन द्वारा तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगर ऐसा भी क्रिया हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिकता कहेंगे। क्या कहेंगे, विकृत गंधिकता कहेंगे। कहने का मतलब क्या, अगर कोई लंबे समय तक कोई भी खाद्य सामग्री जिसे हम खाते हैं, अगर वह लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में या उसके गंध में कोई भी परिवर्तन आ जा रहा है, जिससे वह जो परिवर्तन आ रहा है उससे हम उसे नहीं खा सकते, वो हमारे लिए खराब हो गया, यानी गंधिकता बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिकता कहेंगे। ऐसे इसका अगर कभी कभी पूछ देगा आपसे कि विकृत गंधिकता का बचाव लिखिए, विकृत गंधिकता क्या होता है, तो इसके बचाव में लिखेंगे वायु रोधक बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पे उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यानी वायु रोधक, जैसे कोई भी चीज, ऐसी चीज में किसी भी खाद्य सामग्री को रखिए जहां पे वायु ना पहुंच सकते, यानी ऑक्सीजन ना पहुंच सकते। अगर ऑक्सीजन ना पहुंचेगा तो हमारा खाद्य सामग्री क्या होगा, बेहतरीन तरीका से बहुत दिनों तक चलेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, एक उदाहरण भी लिख दिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि चिप्स जो है उसके अंदर वह बेहतरीन तरीका से, चिप्स के पैकेट हो गया या जो भी खाद्य सामग्री आप लोग खाते होते, रमपम हो गया, बहुत सारे चीजें, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके और बेहतरीन तरीका से रह सके। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया, अब हम जान लेते हैं। आज की क्लास में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार बताए। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताया और उसके उदाहरण भी दिए। उसके बाद एक एक परिभाषा को देखे और परिभाषा के साथ उदाहरण को भी देखे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद आपको मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाया, रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होता है वो भी पढ़ाया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जहां
जहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया हो उसे ही हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं उसको भी, जंग किसे कहते हैं, जंग लगे तो उसे हम उसके बचाव के लिए कौन कौन से परत चढ़ा सकते हो, वो भी जस्ता की परत चढ़ा सकते हो, वो भी हम पढ़े। गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण भी आपको पढ़ा दिए। और लास्ट में आपको विकृत गंधिकता क्या होता है, विकृत गंधिकता में यानी लंबे समय तक किसी भी खाद्य सामग्री को रखते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है, उसके गंध में या उसके स्वाद में कोई परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे चीज को क्या कहेंगे, विकृत गंधिकता कहेंगे। और इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, वायु रोधक वस्तु यानी वायु रोधक वाले जो भी हमारा वस्तु होगा उसमें रखेंगे तो बेहतरीन तरीका होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वह बेहतरीन तरीके से रहे। तो आज हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बेहतरीन तरीका से पूरा आज खत्म कर लिया। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीका से क्लास पसंद भी आया होगा। प्लीज पसंद आया या कोई सवाल रह गया, आपका कोई क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर के अंदर का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बखूबी बताएंगे। और आशा करते हैं यह जो पढ़ाया हूं यह सारे टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन्हीं टॉपिक पे चर्चा किया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए पहला चैप्टर हम आज आपको कंप्लीट करा दिए। अब हम दूसरे वीडियो में यानी दूसरा जब आपका क्रैश कोर्स के दूसरे टॉपिक का वीडियो आएगा तो दूसरे टॉपिक के वीडियो में आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं बताएंगे। ऐसे मैं फिर से आपका केमिस्ट्री के ही कोई और चैप्टर स्टार्ट करूंगा या फिजिक्स के कोई बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत ही बेहतर लगा हो। प्लीज बेहतर लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।